गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो स्पेशली उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है DSSB के जिन लोगों ने जस्ट अभी अपनी DSSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। स्पेशली जो TGTs हैं और PRTs के पास तो अभी इनफ टाइम दे हैव फॉर प्रिपरेशन। वो जितने भी हमारे TGT के एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है आपकी आज मान लीजिए आज आपका 23 जून है, 23 जुलाई एंड 23 अगस्त एग्जैक्टली 2 महीने के बाद आप लोगों की एग्ज़ाम्स जो हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स जो हैं वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से लेके अगस्त तक हम लोगों के पास पूरे 2 मंथ्स हैं। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप लोग समर ब्रेक के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं घूमने गए हुए थे, आई नो कि समर ब्रेक मिलती है तो हम लोगों का घूमने जाने का मन भी करता है, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है। जब पढ़ने का मन करता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, घर का काम, हाउसवाइफ स्पेशली। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ कि कई बार मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता था, और जब मेरा पढ़ने का दिल करता था तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि कभी बच्चा परेशान करता था, कभी घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता था और मैं इतनी ओवर प्रेशराइज्ड हो जाती थी कि मैं इतनी चिल्लाने लग जाती थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बट आफ्टर दैट ऑल्सो आप लोगों को हर सुबह एक पॉजिटिविटी के साथ उठना है, एक जज्बे के साथ उठना है कि हम लोग डेफिनेटली अपनी 100% देंगे, इवन 200% देंगे टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग हमारा जो जनरल पेपर होता है किस तरह अटेम्प्ट करेंगे DSSB, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। एंड यू नो जनरल पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल पेपर जो होता है आप लोगों की मेरिट को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। एज जनरल पेपर के अंदर हमें सिलेबस जो होता है उसका फिक्स्ड होता है। आई मीन आप लोगों को पता होता है कि हाँ इन्हें टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। आई मीन द सिलेबस इज लिमिटेड एक्सेप्ट जीके। मैं जीके को छोड़ के बोलूँगी क्योंकि जीके का सिलेबस तो इतना वास्ट है कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे यू डू नॉट एक्सपेक्ट। हिस्ट्री में कहाँ से आ जाएंगे, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, जनरल साइंस आई नो। तो इसमें सिलेबस आपका थोड़ा सा वास्ट होता है। अदरवाइज जितने भी आपके सेक्शंस हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, आप लोगों को पता है कि ये चैप्टर्स हमें करने हैं और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। एंड अब अगर हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे पास 6 से लेके 12 तक इतने सारे कंटेंट होता है, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि यू नेवर नो कि हमारे टॉपिक्स, हमारे चैप्टर्स जो हैं कहाँ से आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी जनरल पेपर को बिना किसी स्ट्रेस के, अगर आप लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या आज आप स्टार्ट करने वाले हैं, किस तरह आप करेंगे जिससे आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। अब एज़ यू नो जब आप लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, जब अपना आप सिस्टम पे एग्ज़ाम खोलेंगे, सबसे पहले आप लोगों को जनरल पेपर मिलेगा जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से पहला सेक्शन आपका रीजनिंग का होगा 20 मार्क्स का। देन रीजनिंग के बाद आप लोगों का 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस जीके आ जाएगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों को 20 मार्क्स का मैथ्स देखने को मिलेगा। एंड देन आप लोगों को हिंदी इंग्लिश भी 20 मार्क्स की और हिंदी देखने को मिलेगी। अब आप लोगों ने पैटर्न देखा होगा किस तरह का पैटर्न है, जबकि रीजनिंग और मैथ्स जो होता है हमें साथ साथ देना चाहिए, क्योंकि जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं हमें हमारी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैथ्स उसके साथ देना होता है। पर DSSB ने इसका पैटर्न इस तरह से सेट किया हुआ है, जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश एंड हिंदी, जो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा भी कर पाता है, उसको एकदम नीचे रखा हुआ है। आप स्ट्रैटेजी समझिए, क्योंकि DSSB के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। एक तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको एग्ज़ाम को देते हैं। सेकेंडली एवरीवन वांट्स टू सेटल इन दिल्ली। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसलिए दिल्ली में हर एक कोई सेटल होना चाहता है। इसीलिए एग्ज़ाम के पैटर्न को भी इस तरह से रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाए और कम से कम बच्चे सिलेक्ट हों, ताकि उन लोगों को सिलेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आप लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश का सेक्शन आप लोगों को सबसे बाद में देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आप लोगों को 1 घंटा जो है जनरल पेपर को देना ही देना है, और आप लोगों को हार्डली 30 से 35 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए जो हमें पता है कि द सिलेबस इज़ फिक्स्ड, आप लोगों को 5-5 नंबर की तो पूरा पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन ही आ जाती है, जिसमें हमें पैराग्राफ दे रखा होता है, हमें क्वेश्चंस आंसर्स देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग जब पेपर को स्टार्ट करेंगे आपको 25 मिनट कम से कम हिंदी इंग्लिश के लिए देने हैं, क्योंकि वो 40 मार्क्स हैं, और 40 मार्क्स में से 33-34 स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं होता है। बिलीव मी, अगर आप एक एवरेज चाइल्ड भी हैं आप आराम से स्कोर करेंगे। इसीलिए जब आप जनरल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी इंग्लिश और हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि उसमें स्कोर करना थोड़ा सा आसान होता है।
तीसरा आप लोगों का आ गया रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर भी आप लोग थर्ड पेपर जो आप प्रिपरेशन करेंगे, अगर अभी भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में भी 16-17 नंबर लेना बहुत आसान होता है। कई बार क्वेश्चंस बहुत जल्दी 10 सेकंड में ही सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए रीजनिंग जो होता है आप लोगों को रीजनिंग को 10 से 15 मिनट देने हैं। देन आपका आ जाता है जीके और मैथ्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको छोड़ के मैं बात करूं, उनका जीके अच्छा होता है हमेशा, पर जो साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश वाले हैं उनका जीके इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं जीके को यही बोलूँगी, जीके को सबसे एंड में करिए, क्योंकि जीके आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा हिला के रख देता है जब हम जीके पढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स। और एक मैथ्स के अंदर ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पर मैथ्स के कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज करिए। सबसे पहले आपका टॉपिक ही नंबर सिस्टम आ जाता है। नंबर सिस्टम में आपके सारे आ जाएंगे, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, ये सारे आपके नंबर सिस्टम में टॉपिक्स आ जाएंगे। देन आपका परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब आएंगे। एंड बिलीव मी, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप ज़्यादा घबरा रहे हैं मैथ से इसलिए आपको लग रहा है। आप एक शीट लेंगे, एक शीट पे आपको डेफिनेटली जितने भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं उसके फॉर्मूलाज तो आपको रखने ही रखने हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कोई भी मैथ सॉल्व नहीं होने वाला है। और यूट्यूब के अंदर ट्रिक्स भी आ रही हैं कि मैथ्स को शॉर्टकट में करने की क्या ट्रिक है। मैंने आप लोगों को बताया था, सर का चैनल राकेश यादव सर का और एक अंकुर चौधरी सर का बायजूस का शॉर्ट ट्रिक्स, एक रजिस्टर मैथ्स के लिए अलग डेफिनेटली रखिए जिसमें आप ट्रिक को नोट डाउन कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स में, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे इतना लग जाते हैं, मतलब हम लोग इतना एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, हमें लगता है ये आता है, तो हम एक क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम लोग आगे सेक्शन पे पहुंच ही नहीं पाते। एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको इंग्लिश, हिंदी तक पहुंचना ही बहुत चैलेंज की बात है। इसीलिए आपको इंग्लिश, हिंदी एकदम एंड में दिया है, ताकि आप लोग शुरू के अंदर ही रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में और मैथ्स में इतना ज़्यादा घुस जाएं कि आप लोग नीचे तक पहुंच ही ना पाएँ। और आपको यही चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपकी पहली चीज़। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कर रहे हैं वो आप सही करें। सेकंड चीज़, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम के अकॉर्डिंगली आपको पेपर करना है। ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं लगाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, ईगो पे नहीं लेना है कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, अब तो मैं करके रहूँगी। सॉल्व हो जाएगा 10 मिनट बाद, बस उसके चक्कर में सारा पेपर छूट जाएगा। एंड थर्ड चीज़, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। जिस क्वेश्चन के लिए आप लोग श्योर नहीं है उसको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है 70-80% यही आंसर होने वाला है तो डेफिनेटली करके आइए। इतना नेगेटिव भी नहीं सोचना है कि मेरे को छोड़ना है, क्योंकि मैक्सिमम अटैम्प्ट भी करने हैं आपको क्वेश्चंस। अगर 200 में से क्वेश्चन ही आप टोटल 120 करके आ रहे हैं तो फिर आप उसमें से देख लीजिए कितना नंबर कट भी जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश, हिंदी का आपको ऐसे करना है। अब आप आगे क्या कर सकते हैं। और कई बार मैथ्स को करते करते तो इतनी घबराहट हो जाती है कि हमें, क्योंकि हम डरते हैं, उस टाइम घबराहट होती है टाइम की, कि हमें जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वही कोई हम माइन्यूट छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी इतनी रॉन्ग कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, दूसरे की प्रिपरेशन देखने के बजाय कि अरे बच्चे इतना ज़्यादा कर रहे हैं, अरे मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रही होंगी, DSSB एस्पिरेंट सुबह 3 बजे से रात को 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो इन वीडियोस पे आप बिल्कुल भी मत जाइए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, इन वीडियोस को देख के टेंशन मत लीजिए कि बिकॉज वो वीडियो बना रहे हैं इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं कि 3 बजे से रात को 11 बजे तक। इतना ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ता है कि सुबह 3 बजे से 11 बजे तक पढ़ता रहे। वो जस्ट आपके लिए है ताकि आपको मोटिवेशन दे सके। तो ऐसा बिल्कुल मत जाइए कि यूट्यूब में तो ऐसा दिख रहा है बच्चे 4 बजे उठ के रात को 11 बजे तक पढ़े जा रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जितना आप पढ़ पा रहे हैं मैक्सिमम कोशिश करिए कि मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो 8 घंटे तो डेफिनेटली देने पड़ेंगे। अपने 3 घंटे अपने सब्जेक्टिव को, 4 घंटे सब्जेक्टिव को और 4 घंटे जनरल पेपर को दीजिए। घर में कोई है तो उसको हेल्प मांगिए कि मेरे को सिर्फ 2 महीने चाहिए, और रिक्वेस्टिंग मोड में करिए। और अपने दिमाग को जितना हो सके पीस रखिए। मेंटली पीस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे तो बिलीव मी कुछ भी नहीं होगा। ये मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रेस में आती थी और स्ट्रेस का कारण ये था, जब मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था तो मैं चिल्लाने लग जाती थी लिटरली। बट बाय गॉड ग्रेस मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। उस टाइम मैं जॉब भी कर रही थी। मेरी आई थिंक 2:30 बजे छुट्टी होती थी। आई वॉज इन गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल। तब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो मैं घर आने के बाद थोड़ा 1-1.5 घंटा सोती थी। उसके बाद मैं
5:30 से लेकर 8:30 बजे तक मैं लगातार कंटिन्यूस पढ़ती थी बिना उठे, बीच में चाय वगैरह ली तो ली 8:30, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लेके और फिर मैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ती थी। मतलब मैं हार्डली 6 घंटे ही पढ़ पाती थी। बाकी जो मैं स्कूल में पढ़ाती थी वही मेरा कंटेंट था कि हाँ स्कूल में मुझे होता था। कई बार फ्री पीरियड में मेरे को टाइम मिलता था तो मैं फ्री पीरियड में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ बुक्स NCERT पढ़ती थी। और NCERT से बेस्ट कोई भी बुक नहीं है पार्ट 2 के लिए। NCERT अगर आप लोगों ने कर ली लाइन टू लाइन तो हर एक लाइन से इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं NCERT के। अपने 6 to 8 के बेसिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। अगर आप 6 to 10 का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी 50% प्रिपरेशन तो सब्जेक्टिव की हो ही गई। अब बाकी 50% 11th-12th की बची, तो 11th-12th में से आप वही टॉपिक्स करिए। पूरी बुक्स करने का कोई भी मतलब नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी का पोर्शन जो अभी तक देखा गया है साइंस के अंदर वो सबसे ज़्यादा आता है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो बायो आप सबसे ज़्यादा करिए, देन आपको जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में से करना है। बट ऐसे टॉपिक्स करिए, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो मैथ्स है, इंग्लिश है, कुछ ऐसे टॉपिक्स करिए जो 9th-10th के बाद 11th-12th में रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब दे आर इम्पॉर्टेंट, तो आपको वो करने हैं। ओल्ड NCERT को फॉलो करना है, न्यू NCERT को नहीं। न्यू NCERT जो आपका सिलेबस आया है इट इज़ फॉर द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी के लिए आया है। बट आप लोगों को क्या करना है, ओल्ड NCERT को रेफ़र करना है टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा अगर आप लोगों को खुद पे भरोसा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला अपनी हेल्थ का और स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत स्ट्रेस होने लग गए होंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो अभी स्कूल्स भी रीओपन होने वाले होंगे आपके 3-4 दिन में, तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। बट स्कूल में भी कोशिश करिए जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, अगर फ्री पीरियड मिल रहा है या ऐसा डे टाइम मिल रहा है जब आप पढ़ सकें तो कुछ ना कुछ आप न्यूमेरिकल्स वगैरह स्कूल में सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ इजी टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक्स बहुत मुश्किल हैं। जो आपके ईजी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के वो आप स्कूल में कंप्लीट कर लीजिए। फ्री पीरियड में टाइम मिल रहा है या कैसे भी टाइम मिल रहा है, बच्चे वर्क इवन क्लास में जो स्मार्ट स्टडीज़ होती है, अगर आपको मैंने हार्ड वर्क आई नो, बट हार्ड वर्क के साथ साथ आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना भी है। मैं क्या करती थी जब मेरी इन्विजिलेशन लगती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको सच बता रही हूँ, जब हमारे टर्म के एग्ज़ाम होते थे स्कूल में तो वो 3 घंटे का पेपर होता था, तो मेरा एक दिन पहले से पूरी प्लानिंग रहती थी, क्योंकि मेरा DSSB का एग्ज़ाम पास आ रहा था। तो मेरी एक दिन की प्लानिंग एक दिन पहले मैं प्लान करके रखती थी कि आज 3 घंटे मुझे पढ़ेंगे, मुझे वैसे भी ड्यूटी पे घूमना ही है, तो मैं अपनी बुक लेके चली जाती थी। एक दिन मैंने 8th की बुक पूरी कंप्लीट कर दी थी 3 घंटे में, एक दिन मैं 9th की लेके गई। मैं पढ़ते पढ़ते ना राउंड भी लेती रहती थी, बच्चों पे भी नज़र रखती थी और साथ साथ मुझे राउंड ले लेते थे, मुझे ही पढ़ाई हो जाती थी। तो मुझे ना अच्छा लगता था, क्योंकि 3 घंटे इन्विजिलेशन में खाली खड़े रहना तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग लगाइए कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। अभी आपके स्कूल्स में अगर पीरियोडिक टेस्ट भी होते हैं, सब स्कूल्स में होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, अपने हाथ में बुक लगी तो 1 घंटे में 1 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। कोई ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जो बहुत आसान है, जो आपको लगता है कि हाँ एक रीडिंग से ही हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना तो स्कूल में करिए, अगर जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब में भी टाइम वेस्ट मत करिए। अपने घर पे आके थोड़ा सा अपना, लेकिन हाँ अपने दिमाग को रेस्ट करना, अपने आप को सोना, अगर आप लोग सोते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट 2 महीने की बात है, 2 महीने अपनी जी जान लगा लीजिए ताकि आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। क्योंकि आप ये ध्यान ज़रूर रखिए कि इस बार अगर 2024 में DSSB का एग्ज़ाम हो रहा है, अगले 2 से 3 साल के बाद ही आप लोगों की वैकेंसीज़ आएंगी। आप मान के चलिए 2026 या 27 में वैकेंसीज़ आने वाली हैं नेक्स्ट। तो इसीलिए आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम क्रैक करना। तो जो बिगिनर्स हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले का पेपर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग पाए। और एग्ज़ाम करते टाइम जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करेंगे, आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। एलिमिनेशन मतलब जो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है उसको निकाल देना है। 4 में से 1 आंसर सही है उसको देखने के बजाय 4 में से जो है ही नहीं उसको निकालते जाइए। तो जब 2 आंसर्स बचेंगे तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ अब 2 आंसर्स है, इसमें से अब क्या होगा। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू 4 में से 1 करेक्ट देखने के बजाय 4 में से जो गलत है वो फटाफट निकालिए। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अपने आप ही जब एग्ज़ाम सामने आता है तो हमारा दिमाग भी हाई स्पीड से दौड़ने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस भी होता है। पर ये है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस अपनी प्रिपरेशन पे, अपने हार्डवर्क पे ध्यान रखना है कि डेफिनेटली मैं करूँगा। मैं आपको चैनल्स बता चुकी हूँ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रीजनिंग के लिए संदीप सर से अच्छा कोई भी नहीं पढ़ाता है। अभी भी उनकी रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही हैं, 40 मिनट की, 50 मिनट की, और जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो डेफिनेटली करिए, रीजनिंग आपकी ऑनलाइन ही ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको हिंदी बताया था, राहुल सर अध्ययन मंत्रा, उनसे अच्छा कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। एक एक कंसेप्ट इतने अच्छे से समझाया है और साथ साथ 50-50 क्वेश्चंस एक वीडियो में कराए हैं। एक टॉपिक के क्रिया है तो क्रिया के ही 50 क्वेश्चंस इतने अच्छे से कराए हैं। मैंने तो वहीं से किया था, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ 50 में से मेरे 45-46 आ जाते थे समझते समझते, तो इसलिए वो करिए। देन मैंने आप लोगों को मैथ्स के लिए राकेश यादव सर और अंकुर चौधरी सर भी बता दिए हैं। जीके के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने बताया था फिनोलॉजी चैनल है, बहुत अच्छा है, और एक क्रेजी जीके ट्रिक्स के अंदर भी काफ़ी सारी शॉर्टकट्स और बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है, मैंने उससे किया था ये। इकोनॉमिक्स भी है उसके अंदर, आप वो भी कर सकते हैं जीके ट्रिक्स के अंदर। देन हमारा बच जाता है इंग्लिश। इंग्लिश मैंने आपको बताया था, एक तो दीपक सर पढ़ाते हैं, अब वो कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहे हैं, कुछ डीएसएस भी कोचिंग क्लास के चैनल है, और एक और मैंने आप लोगों को बताया था नीतू मैम, उनकी बुक भी आती है, वो अच्छा भी पढ़ा रही हैं। तो आप लोग ये सारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर आप लोगों को, आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कमेंट सेशन में। इतना ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम ही है, और जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, हमेशा माइंड में ये रखिए कि मुझसे बेटर कोई भी नहीं कर सकता है, मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रिपरेशन है, मैं सबसे अच्छा पढ़ रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो इसीलिए दूसरों की प्रिपरेशन देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं जो करूँगी अच्छा ही करूँगी और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर ये एटीट्यूड रहेगा आप लोगों का तो डेफिनेटली आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, इस बार नहीं तो अगली बार करेंगे, ठीक है। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।